चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा में खुद को साध्वी बताने वाली एक महिला की भी हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ की सोमवार से शुरुआत हो गई। इसके पहले दिन करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर पहला शाही स्नान होगा। इसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गईं। इसी महाकुंभ के पहले दिन एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां श्रद्धालुओं की लंबी कतार नजर आई। प्रयागराज में जारी महाकुंभ से एक वीडियो चर्चा में आ गया। इसमें एक महिला ने खुद को साध्वी बताया और वो रथ से इंटरव्यू देती नजर आई। इसी वायरल वीडियो में साध्वी से एक महिला पत्रकार पूछती है कि आप कहां से आई हैं। इसके जवाब में साध्वी बताती हैं कि वो उत्तराखंड से आई हैं और आचार्य महामंडलेश्वर के शिष्या हैं। आगे पत्रकार उनसे पूछती है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी आपने संन्यास जीवन को ही क्यों चुना। इसके जवाब में साध्वी ने कहा कि उन्हें जो करना था वो कर चुकी। साध्वी का ये वीडियो काफी वायरल हो चुका है। हालांकि उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रही हैं। कहा जा रहा है कि इनका नाम साध्वी हर्षा है। इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक वो मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं। हालांकि वो महाकुंभ में उत्तराखंड से आई हैं। साध्वी हर्षा का दावा है कि वो महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के शिष्य हैं। इनकी ही शिष्या एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी हैं। वो भी इन दिनों प्रयागराज में हैं। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। महाकुंभ के पहले दिन बड़ी संख्या में कई विदेशी भी प्रयागराज पहुंचे। कहीं ये श्रद्धालु काल भैरवाष्टकम का पाठ करते नजर आए तो कहीं ये श्रद्धालु हिंदी में बात करते और मेरा भारत महान के नारे भी लगाते दिखे। आप कैसे हो? इनमें कुछ श्रद्धालु रूस और फ्रांस तो कुछ पोलैंड और दूसरे देशों से आए हैं। काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भज भानुकोटि भास्वरं भवब्धितारकं परम्। मध्य प्रदेश सरकार के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल उन्होंने एक सम्मेलन में कहा कि अब 4 संतानें पैदा करने वाले ब्राह्मण समाज के युगलों को उनके बोर्ड की ओर से 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। विष्णु राजौरिया ने ये ऐलान इंदौर में आयोजित ब्राह्मण सभा के परिचय सम्मेलन में किया। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी बांटे। क्योंकि सनातन की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण का, वेद पाठी ब्राह्मण का रहना परम आवश्यक है। इसलिए मैंने 4 संतानों की घोषणा की है, आवश्यकता महसूस की है। मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल यहाँ के दीतलवाड़ा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी मौके पर वहां जयवर्धन सिंह फाइनल मैच की कमेंट्री करते दिखाई दिए। जसप्रीत बुमराह जैसी आज बॉलिंग करके काफी उन्हें आज विकेट प्राप्त किए, ये भी सबके लिए बहुत ही खुशी। इस दौरान उन्होंने 10 नंबर की जर्सी भी पहनी हुई थी। इसी मैच में खुद दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी बांटे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। कुछ देर बैठकर ये सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए फोन बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर प्रयागराज महाकुंभ में होने वाली साइबर ठगी से जुड़ी हुई है। आज से प्रयागराज महाकुंभ का स्नान शुरू हो चुका है। आज करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं ने ठहरने के लिए होटल, धर्मशाला और कुंभ क्षेत्र में बने टेंट सिटी के कॉटेजेस की ऑनलाइन बुकिंग करनी शुरू कर दी है। वहीं महाकुंभ को लेकर साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो गए हैं जो होटल या फिर टेंट सिटी कॉटेज में बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि महाकुंभ में होटल, टेंट या ऑनलाइन बुकिंग में होने वाली साइबर ठगी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज में लगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ। सोमवार को पौष पूर्णिमा के पावन दिन से शुरू हो गया। एक तरफ जहां श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने की तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं।
अगर आप प्रयागराज महाकुंभ जाने का मन बना रहे हैं तो ऑनलाइन अनजान वेबसाइट ऐप पर होटल, गेस्ट हाउस या सिटी टेंट की बुकिंग सावधानी से करें। दरअसल विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस अनूठे आयोजन के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचने, ठहरने और घूमने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यूपी सरकार ने आयोजन को भव्य बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगवाए हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। अभी महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, तो अभी से ही वहाँ पे फेक कॉटेज बुकिंग, फेक होटल बुकिंग और ये सब के जो फ्रॉड्स हैं ना, वो बहुत तेजी से शुरू हो जाएंगे। वीडियो में पुलिस ने लोगों से बताया है कि कैसे साइबर अपराधी लोगों को ठग रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोगों को बताने की कोशिश की है कि महाकुंभ का फायदा उठाकर जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। साइबर अपराधी तस्वीरों में बढ़िया होटल दिखाकर पलक झपकते खाते से पैसे उड़ा दे रहे हैं। और इनको तो हमें कई ऐसे वेबसाइट और पोर्टल्स मिलने लगे हैं जिनको हम टेक डाउन कराते हैं। महाकुंभ से जुड़ी कोई भी अगर वो इस तरह की प्रयास ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। लग रहा है? नहीं, ये वाला हाँ। अरे वाह, 3 दिन की 35,000। जाओ बेटा जाओ, तुम सो जाओ। इस वीडियो में एक परिवार ऑनलाइन होटल देखकर उसे बुक करता है। होटल में टैक्सी से लेकर ब्रेकफास्ट तक की सुविधा होती है। परिवार महंगा सही पर अपनी छोटी सी बिटिया की इच्छा पर वही होटल बुक करता है, क्योंकि तस्वीरों में वो होटल काफी अच्छा दिख रहा होता है। भी करवा रहे हैं। कोई सस्ता वाला देख लीजिए। फिर इसके बाद परिवार जब प्रयागराज स्टेशन पहुंचता है तो वहां उन्हें लेने कोई टैक्सी मौजूद नहीं होती। खैर, जैसे तैसे करके परिवार एड्रेस के मुताबिक होटल पर पहुंचता है, पर वहां पहुंचकर पता चलता है कि वहां कोई होटल नहीं बल्कि एक खाली प्लॉट है। मजाक थोड़ी ना। अरे यहाँ तो खाली प्लॉट है, रिजॉर्ट कहाँ गया? सोच क्या रहे हैं? फोन लगाइए, कुछ पता चला? अरे न मोबाइल चल रहा है, न व्हाट्सएप चल रहा है, वेबसाइट था वो भी उड़ गया है। पहले ही मना किया था। खाइए ना। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की मुश्किल से बचाने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएं, लेकिन साइबर स्कैम के जाल में न फंसें। सिर्फ पंजीकृत वेबसाइट से बुकिंग कराएं, वरना साइबर ठग आपका ठिकाना भी गायब कर सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धर्म और आस्था का सबसे बड़ा संगम है महाकुंभ, और इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। करीब 45 दिन तक महाकुंभ में लोग आएंगे, स्नान करेंगे, लेकिन इतने बड़े उत्सव के बीच में साइबर फ्रॉड भी काफी एक्टिव हो गए हैं। आपको हम बताएं, फर्जी वेबसाइट्स पर अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड एक्टिव है। आम लोग बुकिंग कर रहे हैं, कुछ सस्ते दामों पे होटल्स की बुकिंग या टैक्सी की बुकिंग के बारे में उसमें दिया जा रहा है, लोग बुक करते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो ना तो वो फोन नंबर मिलता है, ना वो होटल कहीं नजर आता है और ना ही उन्हें टैक्सी मिल पाती है। तो इस तरीके का साइबर फ्रॉड भी सामने आ रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें साफ तौर पर रजिस्टर्ड होटल्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि साइबर फ्रॉड से आपको किस तरीके से बचकर रहना है। हालांकि कुंभ में तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर आप दूसरे शहरों से या दूसरे राज्यों से कुंभ में आ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे जरूरी है कि ये आप देख लें कि आप कहां से अपने होटल की बुकिंग कर रहे हैं, कहां से टैक्सी बुक कर रहे हैं, कैसे आप अपनी ट्रेन की बुकिंग कर रहे हैं। इन सारी चीजों का खास ख्याल रखें, क्योंकि हो सकता है कि साइबर फ्रॉड एक्टिव हो, आपके पैसे चले जाएं और आपकी बुकिंग भी ना हो पाए। पुलिस का कहना है कि साइबर ठगों ने प्रयागराज और उसके आसपास के नामी होटलों की हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग शुरू कर दी है। साइबर ठगों के एड पेज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जहां सस्ते लग्जरी रूम, गेस्ट हाउस, प्रयागराज महाकुंभ पैकेज का ऑफर दे रहे हैं। दिलचस्प है कि ये साइबर अपराधियों ने प्रयागराज के होटलों और गेस्ट हाउस के नाम पर ही डिजाइन किया है, जिसमें देश विदेश के अनेकों श्रद्धालु फंस रहे हैं। साइबर अपराधी QR कोड के जरिए भी पैसे ऐंठ रहे हैं। हालांकि ढेरों शिकायतें सामने आने के बाद यूपी पुलिस ने 50 से अधिक ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को साइबर अपराध से बचाने के लिए देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। महाकुंभ के दौरान लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। दरअसल महाकुंभ में आस्था का गलत फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी वेबसाइट, लिंक और अन्य प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जिनसे लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं।
महाकुंभ में आने के लिए होटल और यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग प्रदेश सरकार और महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए ईमेल आईडी नंबरों पर ही संपर्क करें। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए टेंट सिटी बसाई गई है। निगम की वेबसाइट और महाकुंभ ऐप के जरिए इसमें ठहरने के लिए बुकिंग की जा सकती है। यूपी टूरिज्म टेंट कॉलोनी, ऋषिकुल कुंभ कॉटेज, आगमन महाकुंभ, कुंभ विलेज, कुंभ कैंप इंडिया, शिवाद्या, कुंभ कैनवास। साइबर पुलिस का कहना है कि महाकुंभ में सभी तरह की जानकारी के लिए kumbh.gov.in पर क्लिक करें। इस वेबसाइट पर बताया गया है कि प्रयागराज कैसे पहुंचा जा सकता है, यहाँ रुकने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। kumbh.gov.in वेबसाइट की मदद से ठहरने के लिए बुकिंग भी करवा सकते हैं। महाकुंभ मेला 2025 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में मेट्रो प्लेटफॉर्म और मेट्रो के अंदर यूपी सरकार के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होर्डिंग लगे हुए हैं। उसमें महाकुंभ प्रशासन की तरफ से 4 QR कोड डिस्प्ले किए गए हैं, जहां पहला कोड कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा कोड इमरजेंसी हेल्प, तीसरा कोड होटल एंड फूड और चौथा कोड अचीवमेंट ऑफ यूपी का है। जब आप कुंभ मेला क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर आपको कई तरीके की सुविधाएं दी गई हैं और आप किसी भी साइबर ठगी का शिकार ना हो, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। इस तरीके के होर्डिंग्स आपको कई जगह पर नजर आएंगे, जहाँ पर QR कोड भी आपको नजर आएंगे। देखिए, कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर स्कैन करेंगे। इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए यहाँ पर करेंगे। होटल और फूड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए भी QR है। और अचीवमेंट्स ऑफ यूपी अगर आप जानना चाहेंगे, जो यूपी पुलिस इस वक्त सारी व्यवस्थाओं को बनाए हुए है, अगर उनके अचीवमेंट्स को भी आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी QR यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ साथ इस बार कुंभ को डिजिटल किया गया है तो इतनी ज्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी अगर आप स्मार्टली डील करेंगे। अगर आप सारी चीजों को देख के समझ कर यहाँ पर आएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन किसी भी तरीके से साइबर ठगों का शिकार मत बनिएगा। महाकुंभ की आड़ में साइबर स्कैमर्स भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं तो ऑनलाइन महाकुंभ की टेंट सिटी, होटल बुकिंग से लेकर महाकुंभ पैकेज के ऑफर पर सतर्क रहें। इसके अलावा अगर कोई आपको फोन करके सस्ते दामों में रहने खाने की व्यवस्था का लालच दे तो सावधान हो जाएं। ऐसे में प्रयागराज महाकुंभ के लिए होटल बुकिंग करते समय सावधानी रखना बेहद जरूरी है। हमेशा प्रशासन द्वारा जारी ऑफिशियल वेबसाइट से ही होटल बुक करें। वेबसाइट फेक तो नहीं है, इसके लिए उसकी स्पेलिंग सावधानी पूर्वक चेक करें। फेक वेबसाइट में HTTP लिखा होता है जबकि ये HTTPS होना चाहिए। एस कार्ड सिक्योर है। ऑनलाइन पेमेंट करने से बचें, होटल पहुंचकर ही पेमेंट करें। इंटरनेट से होटल का नंबर ढूंढकर कॉल न करें। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए नंबर्स पर ही कॉल करें। रजिस्टर्ड होटल में कॉल करके ही कमरे की बुकिंग कराएं। ऐसे में जरूरी है कि महाकुंभ में होटल टेंट की ऑनलाइन बुकिंग में होने वाली साइबर ठगी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज़ेडमूड टनल का नाम होगा सोनमर्ग टनल। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने गांदरबल में ज़ेडमूड टनल का उद्घाटन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बने करीब 6.5 किलोमीटर लंबी ये डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। इस तरह गगनगीर से सोनमर्ग के बीच 1 घंटे की दूरी अब महज 15 मिनट में पूरी होगी और लोगों को इस टनल से ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इस उद्घाटन समारोह में PM ने कहा कि यहाँ के लोगों की एक और बहुत पुरानी मांग आज पूरी हो गई। साथ ही उन्होंने वादा किया कि आगे भी केंद्र सरकार यहाँ के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ज़ेडमूड टनल के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने मंच से सीधे PM से कहा कि बाहर सर्दी है लेकिन हमारे दिल में गर्मजोशी की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा उमर ने ये भी बयान दिया कि आपने निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से विधानसभा चुनाव करवाए। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत
इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पोंगल, मकर संक्रांति और लोहड़ी को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर हुआ। इस दौरान पीएम ने वहां अलग अलग परंपराएं भी निभाई। इस खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अभिनेता चिरंजीवी और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु समेत कई और हस्तियां भी मौजूद रहीं। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के नारायणा गांव गए, जहां वो लोहड़ी सेलिब्रेशन में शामिल हुए। दिल्ली में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने तलब किया। खबरें हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग लगाने के मामले पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से सहयोग न मिलने पर भारत ने बांग्लादेश के राजनयिक को तलब किया। एक दिन पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाया था। प्रियंका गांधी के जन्मदिन के एक दिन बाद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में एक भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर खुद वाड्रा भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से लोगों को खाना बांटा। वृंदावन के श्री रंगनाथ मंदिर में गोदा रंगमन्नार विवाहोत्सव का आयोजन वैदिक परंपरा के अनुसार किया गया। माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वरूप गोदा जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए पौष मास में धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक कठिन व्रत किया था। ये व्रत पूरा होने के बाद भगवान रंगनाथ और माता गोदा जी शादी के बंधन में बंध गए थे। ऐसे में यही रस्में श्री रंगनाथ मंदिर में निभाई गयी। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सेना ने लोहड़ी मनाई। इस मौके पर कुछ जवान वहां लोगों के साथ डांस करते भी नजर आए। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होना है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जबानी हमले कर रहे हैं। पहले दोनों के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर खूब घमासान चला और अब दिल्ली की झुग्गियों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी दिल्ली के शकूर बस्ती की झुग्गियों को तोड़ देगी। वहीं उपराज्यपाल ने केजरीवाल के बयान को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बताओ। अगर आप असेंबली में बिल पास नहीं करेंगे, सेंटर को भेजेंगे नहीं, तो सेंटर उसके ऊपर में कैसे कार्रवाई करेगी? अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है? फर्जी वोटर और चुनावी गानों से तीखी टकरार के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झुग्गी झोपड़ी के वोटों के लिए खींचतान शुरू हो गई है। 11 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह ने अलग अलग झुग्गी प्रधानों से मुलाकात की और दिल्ली को आपदा से मुक्त करने का दावा किया। केजरीवाल भी झुग्गी वोट बैंक किसी भी कीमत पर हाथ से फिसलने नहीं देना चाहते, इसलिए वो शकूर बस्ती पहुंचे। वहां लोगों से बताया कि दिल्ली के एलजी और बीजेपी उनसे उनकी जमीन छीनने की तैयारी में है। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे, इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। उसका भी लैंड यूज चेंज करने के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है। डीडीए की 27 दिसंबर की अथॉरिटी मीटिंग में
केजरीवाल जी के 2 विधायक सोमनाथ भारती और दिलीप पांडे मौजूद थे। अगर उन्होंने उनसे बात कर ली होती तो शायद ये झूठ नहीं बोलते। झुग्गी बस्ती का लैंड यूज चेंज करने के केजरीवाल के आरोपों के बाद दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री आतिशी दावा कर रही हैं कि बीजेपी का झूठ पकड़ा गया, वहीं बीजेपी केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी शकूर बस्ती गए थे। शकूर बस्ती की कुछ झुग्गियों से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह उन झुग्गी बस्तियों का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज किया गया था और इसलिए वहां झुग्गी बस्ती तोड़ने की तैयारी हो रही है। कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। ये मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, बार बार टेलीविजन पर आकर झूठ बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी सारी बस्तियों को उजाड़ देगी और इन लोगों को डरा देना। जो प्रधानमंत्री सारे गरीबों को मकान दे रहे हैं, मकान की चाबी दे रहे हैं, और खाली दिल्ली में नहीं, देश में करोड़ों गरीबों को मकान की चाबी दी है, पक्का मकान दिया है, मगर बार बार उनको डरा देना कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मकानों को तोड़ेगी। आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। दरअसल दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, जिसे आमतौर से केजरीवाल का वोट बैंक माना जाता है। और पिछले 2 चुनावों में जिस पार्टी का साथ झुग्गी वालों ने दिया, दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर उसी का राज तिलक हुआ। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से लगभग 20 सीटों का फैसला झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हाथ में है। दिल्ली के 750 झुग्गी क्लस्टरों में रहने वाले पंजीकृत मतदाता शहर के करीब 1.5 करोड़ वोटर का तकरीबन 10वां हिस्सा यानी 15 लाख वोटर हैं। दरअसल घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी आप पर हमलावर है, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में फर्जी वोटों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। एक बार फिर से केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और फर्जी वोटों का आरोप लगाते हुए आयोग से शिकायत की। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के साथ ही जाति वाली लड़ाई भी तेज हो गई है। पहले केजरीवाल ने दिल्ली में जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया और केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप मढ़ा। अब उन्होंने जाट बिरादरी के नेताओं से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि जाट समाज को बीजेपी ने 10 साल तक ठगा है। उधर बीजेपी की ओर से दावा हो रहा है कि पूरा जाट समाज बीजेपी के साथ है। इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। पूरे दिल्ली देहात ने ये फैसला किया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है। कोई भी रिजर्वेशन की बात हो, कोई भी जमीन की बात हो, कोई भी गांव के विकास की बात हो, केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो बार बार सेंटर के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर लिस्ट में नहीं डाला, जबकि सेंटर लिस्ट में डालने के लिए आपको स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आप असेंबली में बिल पास नहीं करेंगे, सेंटर को भेजेंगे नहीं, तो सेंटर उसके ऊपर में कैसे कार्रवाई करेगी? दिल्ली के चुनाव में इस बार मुद्दों की भरमार है। पहली बार आरक्षण का मुद्दा उछला है। उधर झुग्गी वाले वोट बैंक पर भी खींचतान चल रही है। कुल मिलाकर बीजेपी और आप
दोनों ही किसी भी सूरत में अपनी कोशिशों में कमजोर नहीं दिखना चाह रहे और कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की भरपूर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी खबरें मौजूद हैं। इनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट का असर एशियाई और भारतीय बाजार पर भी दिखा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 1049 अंक लुढ़ककर 76,330 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 346 अंक फसला, ये गिरकर 23,086 पर आ गया। सोमवार को भी सोने की कीमतों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 110 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 80,660 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि चांदी स्थिर रही, उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी दिल्ली में अभी भी 1 किलो चांदी की कीमत 93,000 रुपए है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में बड़ी गिरावट आई। रुपया 58 पैसे फिसल गया। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 62 पैसे हो गई। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.22% हो गई, जबकि नवंबर में ये 5.48% थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई कमी के कारण महंगाई दर में ये गिरावट आई है, जो पिछले 4 महीने में सबसे कम है। ईवी कार बनाने वाली वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भी भारतीय बाजार में दस्तक देने को तैयार है। 17 जनवरी से दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहे भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी VF7 को लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने सोशल मीडिया पर उसका टीजर जारी करके एक झलक दिखाई है, जिसमें गाड़ी के फ्रंट लुक्स के साथ ही कुछ फीचर्स की जानकारी भी मिल रही है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां मोहन यादव सरकार राज्य के उज्जैन, ओरछा, चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरों में एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के धार्मिक नगरों में शराब पर बैन लगाने की बात कही है। मोहन यादव ने ये भी बताया है कि काफी समय से राज्य के धार्मिक शहरों में शराब को बैन किए जाने की मांग की जा रही है। अब साधु संतों के सुझाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक शहरों में शराबबंदी की तैयारी कर रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और बहुत जल्दी इस बारे में निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक नगरों की सीमा के बाहर ही आबकारी दुकानें संचालित की जाएंगी। इससे पहले कि शिवराज सरकार में नर्मदा किनारे वाले क्षेत्रों में शराब दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया था। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में अभी कुल 3065 शराब की दुकानें हैं। पिछली शिवराज सरकार ने 2023 में मध्य प्रदेश में अहाते बंद करने का भी फैसला लिया था। मौजूदा राज्य सरकार प्रदेश की नई आबकारी नीति में फिर से अहाते शुरू करने का निर्णय ले सकती है। अहाते यानी कि बैठकर पीने की व्यवस्था वाले निर्धारित स्थान होते हैं। अहाते बंद होने से शराब की दुकानों के बाहर ही सड़कें मैखाने बन जाती हैं। इससे सड़कों से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है और इस समस्या से बचने के लिए सरकार फिर अहातों के विकल्प पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति के जरिए धार्मिक स्थलों को शराब मुक्त रखा जाएगा और इस मुद्दे पर सीएम ने क्या कहा, पहले वो सुनिए और उसके बाद देखिए इस मुद्दे पर लोगों की राय क्या है। बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएं। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। निर्णय सरकार का क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उज्जैन शहर में मांग बहुत पुरानी है और साधु संत कई बार इसके लिए सड़कों पे भी उतरे हैं और ऐसे में सभी लोगों की मांग थी कि ये धार्मिक शहर है, देश भर से, दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं, कुंभ का मेला यहाँ लगता है और पवित्र तीर्थ माना जाता है और ऐसे में जो लोगों की मांग है वो उन्होंने पूरी करने की बात कही है। तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि अगर
मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे अगर ध्यान दिया तो बहुत अच्छी बात है। हमारा यही कहना है कि ये चीजें बंद होना चाहिए, जिससे आने वाले जो यहाँ पर श्रद्धालु होते हैं उनसे भी कहीं आहत होते हैं, जिसके लिए प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था लाया है। हम उसका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्णय बहुत ही सफल रहेगा, क्योंकि इससे क्या धार्मिक जो आस्था रहती है, जो बाहर के जो यात्रीजन यहाँ पे आते हैं और जो देखते हैं यहाँ की जो गतिविधि जो पहले गलत रहती थी अब उससे सुधरेगी और उससे सांस्कृतिक चीजें भी अच्छी रहेगी और नव पीढ़ी जो रहती है उसको भी बहुत अच्छा इससे प्रूफ मिलेगा। अवंतिकायाम विहिता अवतारम मुक्ति प्रदानाम यह सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम सुरेशम। ये जो अवंतिका नगरी है तो मोक्ष को प्रदान करने वाली है। दूर दूर से यात्री यहाँ आते हैं मोक्ष की कामना को लेकर के। तो अभी हमने देखा विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर जो कई जगह शराब के ठेके खुले और जब वहाँ पर शराबियों को देखते हैं तो यात्रियों की आस्था उससे प्रभावित होती है, उनके मन को ठेस पहुँचती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। देखिए रेवेन्यू की जहां तक बात है, अभी आपने देखा है कि उज्जैन का लगातार विकास हो रहा है। महाकाल लोक बनने से यहां तो यात्रियों की संख्या यूं ही बढ़ रही है, धार्मिक वातावरण बन रहा है, पूजा पाठ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो सरकार को तो यहां से आमदनी हो ही रही है। तो इसलिए ये जो शराबबंदी का जो निर्णय है ये स्वागत योग्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक वातावरण यहाँ पर बन रहा है, सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो धर्म के नाम पर यहाँ पर इतने कार्य हो रहे हैं कि सरकार को आमदनी तो यूं ही बढ़ रहा है। तो ये चीज तो समाप्त होनी ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने उज्जैन नगरी को धार्मिक नगरी में जो शराबबंदी के जो पहल की है ये बहुत सभी के लिए बहुत ही खुशी का हर्षोल्लास है, क्योंकि कई गरीब लोग मजदूरी करके शराब कलालियों पे जाते हैं और सब पैसा वेस्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर घर महिलाओं को भी बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए सभी शहर में ठेका मुक्त होना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये जो धर्म नगरी है, एक धार्मिक नगरी है उज्जैन, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन हो रहा है। तो जिस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अगर ये शराब मदिरा मांस मदिरा का जो स्थान है वो देखते हैं तो उससे उज्जैन की छवि भी बहुत खराब होती थी। पर अब जो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया इसका हम सभी ब्राह्मण सभी संत इसका स्वागत करते हैं कि ये शराब मुक्त हो, इससे उज्जैन की छवि एक अच्छी जाएगी। करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे भारतीय सैनिकों के उस रक्षा कवच की जो उन्हें मिशन में मुस्तैद रहने के लिए ठंड से बचाएगा। दरअसल डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों के लिए एक ऐसा सूट डिजाइन किया है जो कि उन्हें -60 टेम्परेचर पर भी गर्म रखेगा। इसे हिम कवच नाम दिया गया है। अब चाहे सियाचिन की ठंडी ऊंची चोटी हो या फिर हिमालय की बर्फीली वादियां, भारतीय सैनिक ठंड से हर हाल में महफूज रहेंगे, क्योंकि अब ठंड की चुनौतियों से पार पाने के लिए डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों के लिए खास सूट डिजाइन किया है जो -60 डिग्री तापमान में भी सैनिकों को गर्म रखेगा। इसे नाम दिया गया है हिम कवच। डीआरडीओ ने एक बार फिर कमाल दिखाया है और आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ इस बार सफल कर दिखाए हैं हिम कवच स्पेशल क्लोथिंग सिस्टम के यूजर ट्रायल्स। हिम कवच जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो जैकेट्स हैं जो -60 डिग्री तक के तापमान में भी हमारे सैनिकों को सुरक्षित रख सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 4 सालों में गलवान क्लैश के बाद एलएसी पर तनाव अभी भी जारी है और भारत के 50,000 से ज्यादा सैनिक एक्सट्रीम कंडीशंस में डिप्लॉयड हैं, जहां 17,000 फीट तक की ऊंचाइयों पर इस मौसम में तापमान -60 तक पहुंच जाता है और ऐसे मौसम में उन्हें जरूरत होती है इस तरह के खास विंटर क्लोथिंग की जो डीआरडीओ ने अब बना दिया है। हिम कवच को कई लेयर्स में तैयार किया गया है, साथ ही इसमें सांस लेने की कैपेसिटी और आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम तकनीक से तैयार किया गया है और इन सभी लेयर्स को गर्मी पैदा करने के लिए इंसुलेशन सिस्टम के मुताबिक बनाया गया है। साथ ही हिम कवच सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मौसम के मुताबिक इसके लेयर्स को हटाया या जोड़ा जा सकता है। ये 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसे खास तौर पर हिमालय क्षेत्र में ठंडे मौसम में सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया है। हिम कवच ने सभी यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं। जाहिर है इस खास सूट को पहनकर भारतीय जवान हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी बिना किसी रुकावट के अपने मिशन को जारी रख सकेंगे। सफल यूजर ट्रायल्स के बाद बहुत जल्द भारतीय सेना में इन्हें इंडक्ट कर लिया जाएगा।
इतना ही नहीं, हिम कवच 20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक की एक बड़ी रेंज को पूरा करते हैं। यानी कि किसी भी तरह के मौसम में भारतीय सेना के जवानों को ये न सिर्फ बर्फबारी से बचाएंगे, सर्दी से बचाएंगे, वाटरप्रूफ हैं तो बारिश से भी बचाएंगे। तो ये हिम कवच सुरक्षा करेंगे ताकि भारत के सैनिक हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर सकें, वो भी आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास के साथ। कैमरा पर्सन प्रेमचंद के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से। न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।